नमस्कार साथियों, आप सभी का ध्यान पाठशाला एकेडमी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले इसका पार्ट 1 टॉपिक हो चुका है, जिसमें हम बात किए थे मानव जनन के डिफिनीशन के बारे में बात की है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मानव तंत्र की परिभाषा, उनके मेल पार्ट के बारे में डिस्कशन किए हैं। तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप सब डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आज का टॉपिक जो है उसी का पार्ट 2 है। इसमें हम बात करेंगे स्त्री जनन तंत्र, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। यह मानव जनन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे स्त्री जनन के अंग के बारे में और डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्री जनन, फीमेल रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। अगर आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की परिभाषा क्या होती है, तो इसमें आपको दिया गया है कि स्त्री जनन तंत्र का आंतरिक और बाह्य अंगों से मिलकर बना होता है। जो स्त्री जनन तंत्र का आंतरिक और बाहरी अंग होता है वह अंगों से मिलकर बना होता है। जो स्त्री जनन तंत्र होता है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो आंतरिक भाग और बाह्य भाग दोनों मिलकर बना होता है, जो कि प्रजनन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इसके जो है प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। अगर हम बात करें, इसको आप लोग इंग्लिश में देखने की कोशिश करेंगे तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन दैट प्ले ए vital role in the process of the reproduction. The major parts of the system are as follows. जो कि स्त्री जनन तंत्र होता है वह आंतरिक भाग और बाह्य भाग मिलकर बना होता है, जिसे हम स्त्री जनन या फीमेल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनके निम्नलिखित भाग होते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इनके निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इनके जो भाग होते हैं वह होते हैं स्त्री जनन तंत्र के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे, पहला ओवरी जिसे बोलते हैं अंडाशय। दूसरा भाग जो है इसे बोलते हैं अंडवाहिनी, जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तीसरा भाग जो है गर्भाशय, जिसे यूट्रस बोलते हैं। चौथा भाग जो है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे सर्विक्स बोलते हैं। पांचवा जो है इसे योनि मार्ग या वजाइना के नाम से जाना जाता है। और छठा जो है योनि, जिसे अल्वा बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इन सभी जो पार्ट है इनको हम डिटेल्स में एक एक पार्ट को लेकर इनके टाइप्स के, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य करते हैं ये, क्या कार्य होते हैं इनके बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें चित्र के फिगर के माध्यम से, अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे कौन सा भाग कहाँ पर है, देखेंगे आप जो फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहले आप ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी जो यह भाग हुआ जो गर्भाशय से लगा हुआ होता है योनि मार्ग से, इसे गर्भाशय बोलते हैं। इसे आप गर्भाशय यहाँ पर देख पा रहे ओवरी। अब अगर आप फैलोपियन ट्यूब आप देख पाएंगे, फैलोपियन ट्यूब जो होता है यह 8 से 10 मीटर लंबी नली होती है, जो कि यह इसे को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसी भाग को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे गर्भाशय यूट्रस कहाँ पर है, तो इसे बोलते हैं गर्भाशय, जिसे हम यूट्रस के नाम से जानते हैं। अगर गर्भाशय ग्रीवा, जिसे सर्विक्स बोलते हैं, अगर इसके आप देखने की कोशिश करेंगे सर्विक्स, गर्भाशय ग्रीवा जो है इसे बोलते हैं ना, गर्भाशय सर्विक्स जो है ये भाग होता है। अब हम बात करते हैं योनि मार्ग जो होता है, जिसे वजाइना बोलते हैं। वजाइना का भाग ये हो गया। तो दोस्तों, ये आपका भाग ठीक चित्र के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं इनके कार्य के बारे में। इनके दोस्तों कार्य क्या क्या होते हैं ये अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज। ओवरीज क्या होते हैं और ओवरीज के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ओवरीज क्या होते हैं।
अगर दोस्तों आप सबसे पहले देखने की बात करते हैं कि तो ओवरीज क्या होते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अंडाशय जो होता है स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख और आवश्यक अंग है। ये शरीर में एक जोड़े दो के रूप में पाए जाते हैं। दायां भाग जो होता है और बायां जो होता है, बाएं ओर, एक बाएं को ओर और एक दाएं को ओर ना, एक दाएं की ओर एक बाएं को, जिसे एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड बोलते हैं। ये अंग जो होते हैं अंडाणु ओवल यानी अंडों का निर्माण करते हैं और महिला जनन हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव सिक्रीशन करते हैं। अंडाशय का जो आकार होता है यह बादाम के समान होता है। जो अगर आप ओवरीज का आकार की बात करते हैं कि ओवरीज का आकार किस आकार में ढाला रहता है, तो वह बादाम के आकार का होता है। और जो श्रेणी गुहा होती है इसे पैल्विक कैविटी में स्थित होता है। जो श्रेणी गुहा होती है यह पैल्विक कैविटी में स्थित होती है। तो आप लोग क्या समझे यहाँ से, जो ओवरी होता है यहाँ पर आप समझिए कि जो अंडाशय होता है स्त्री जनन का एक प्रमुख भाग है। ये शरीर के एक जोड़े के दो रूप में भागों में बटा पाए जाते हैं। एक जो होता है बाएं भाग में, एक जो होता है दाएं, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों भागों में पाया जाता है। और ये अंग जो होता है अंडाणु, जिसे ओवम बोलते हैं यानी अंडों का निर्माण करते हैं और महिला को जनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में, अगर पूछा जाएगा आपको कि फीमेल में, अगर बात कीजिए मेल फीमेल में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, तो आप कौन कौन से बताएंगे। एक एस्ट्रोजन हो गया और एक प्रोजेस्टेरॉन। एक एस्ट्रोजन हो गया और एक प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन देखने को मिलते हैं फीमेल में। अब हम बात करते हैं इनके मुख्य फंक्शन के बारे में। इनके मुख्य फंक्शन कौन कौन से होते हैं, अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इनके मुख्य फंक्शन के बारे में, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडाणु का निर्माण। जो अंडा होता है, जो स्पर्म होता है, अंडाणु जो ओवम होता है, ओवुलेशन की प्रक्रिया जो होती है उसका निर्माण कैसे होता है। अगर आप लोग ओवम की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बात हम करते हैं कि अंडों का निर्माण जिसे बोलते हैं ओवुलेशन की प्रक्रिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि प्रत्येक मासिक चक्र में अंडाणु में से एक परिपक्व अंडाणु मैच्योर ओवम निकलता है, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। आपका मासिक चक्र चलता है 28 दिन पीरियड का समय, उसमें जो होता है अंडाशय में से एक परिपक्व अंडाणु निकलता है, ओवम निकलता है, जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। यह अंडाणु जो होता है अंडवाहिनी में पहुंचता है, जहां निषेचन की संभावना होती है। अंडाणु जो अंडों का निर्माण होता है, ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है। अंडा जो होता है यहाँ परिपक्व होने के बाद परिपक्व होने की प्रक्रिया को ही ओवुलेशन कहते हैं। और यह यहाँ से निकल कर अंडवाहिनी में पहुंचता है। जब अंडवाहिनी में पहुंचता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो जहाँ निषेचन की संभावना होती है उसी को बोलते हैं अंडाणु या ओवुलेशन। दूसरा बात करते हैं हम रजोधर्म चक्र का नियंत्रण। अगर इसमें आप देखने की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो अंडाशय से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं गर्भाशय के भीतरी परत इंडोमेट्रियम को भ्रूण के विकास के लिए तैयार करता है। जो आपका अंडाशय का स्रावित हार्मोन होता है यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के मासिक धर्म चक्र के मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है, और हार्मोन जो होता है गर्भाशय के भीतरी परत को इंडोमेट्रियम होता है उसको भ्रूण के विकास के लिए तैयार करता है। तो ये आपका रजोधर्म का चक्र नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट में आपका क्या होगा, जो मुख्य भाग में कार्य होते हैं। अगर हम तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे गर्भधारण प्रेगनेंसी में योगदान। इसका जो होता है वे मतलब कि प्रेगनेंसी में कितना योगदान होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो अंडाशय होता है, अंडाशय द्वारा छोड़ा गया अंडाणु जो आपके ओवम के द्वारा अंडाणु छोड़ा जाता है, यदि शुक्राणु स्पर्म से मिलकर निषेचित फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वह भ्रूण का रूप लेता है और गर्भाशय में आरोपित हो जाता है। इस प्रकार अंडाशय जो होता है वह गर्भधारण की प्रक्रिया की शुरुआत में मुख्य भूमिका निभाता है।
जो आपका अंडाशय होता है, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया ना। अब यहाँ से मेल फीमेल का जो होता है अंडाशय मतलब ओवम, और ओवम मान लो रिलीज हो रहा है। अब फीमेल का जो होता है मेल का यहाँ से स्पर्म यहाँ से रिलीज हो रहा है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, जब ये दोनों अगर आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो वह क्या होता है, गर्भाशय फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वह जो होता है भ्रूण का रूप ले लेता है और गर्भाशय में आरोपित हो जाता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया की गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कि 9 महीने तक चलती है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं गर्भधारण। और प्रेगनेंसी में योगदान इसका जो प्रेगनेंसी का योगदान होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक का अगला हम बात करते हैं अंडवाहिनी। फाइलोपियन ट्यूब क्या होता है? फाइलोपियन ट्यूब जो आपके फीमेल पार्ट में पाया जाता है, इसका योगदान क्या होता है? यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ आप सब देखें कि जो अंडवाहिनी होती है, फीमेल ट्यूब होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे अंडवाहिनी जैसे फाइलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है कि अंडवाहिनी जैसे फाइलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है। स्त्री जनन तंत्र को दो पतली लचीली नलिकाएं क्या स्त्री जनन तंत्र की दो पतली लचीली नलिकाएं होती हैं जो अंडाशयों और गर्भाशय से जोड़ती है। प्रत्येक ट्यूब की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। मतलब जो अंडवाहिनियां होती हैं फाइलोपियन ट्यूब्स, अंडवाहिनी को ही फाइलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है। यह स्त्री जनन तंत्र के दो पतली लचीली नलिकाएं होती हैं जो कि अंडाशय की गर्भाशय जो कि यह मतलब जो नलिकाएं होती हैं क्या काम करती हैं, अंडाशय की गर्भाशय जो होती है वहां पर जोड़ने का काम करती हैं। प्रत्येक ट्यूब होते हैं उनकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इनकी बनावट की बात करते हैं तो इनकी बनावट जो होती है 3 भागों में होती है। सबसे पहला भाग बात करते हैं तो इनफैंडोबुलम। सबसे पहला भाग जो है इनफैंडोबुलम, इसमें जो होता है फिम्बरियों के साथ अंडाणु को पकड़ता है। जो फिम्बरिया इसमें होती हैं फिम्बरिया के साथ अंडाणु को पकड़ता है। दूसरा बात करते हैं एम्पुला। एम्पुला का क्या काम है? यही वह स्थान है जहां निषेचित फर्टिलाइजेशन आमतौर पर होता है। जो एम्पुला होता है यहाँ पर आमतौर पर निषेचित फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। बात करते हैं इस्थमस। इस्थमस का काम क्या होता है? यह गर्भाशय से जुड़ा हुआ संकीर्ण भाग होता है। यह जो गर्भाशय होता है गर्भाशय से जुड़ा हुआ एक संकीर्ण भाग होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप के इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, अभी इनको हम बात करते हैं कि इनके मुख्य कार्य में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ पर अगर इनके मुख्य कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहले मुख्य कार्य में देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। मुख्य कार्य की बात करते हैं तो पहला जो दिया गया है अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाना है ना। इनका जो फैलोपियन ट्यूब होता है इनका काम होता है कि जो अंडाणु होते हैं उनको अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाना है। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो इसे अंडवाहिनी और फिम्बरिया अंतिम भाग की अंगुलीनुमा रचनाएं उसे पकड़कर ट्यूब में प्रवेश कराती हैं और फिर उसे गर्भाशय की ओर भेजा जाता है ना। अगर यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे समझने की मतलब इनका काम जो फैलोपियन ट्यूब होता है क्या काम है। जो अंडाणु होती हैं वह अंडाशय से बाहर निकलती हैं, अंडाशय से बाहर निकलता है तो अंडवाहिनी और फिम्बरिया जो होती है वह अंतिम भाग की अंगुलीनुमा संरचनाएं उसे पकड़कर ट्यूब में प्रवेश कराती हैं और फिर उसे गर्भाशय की ओर भेजा जाता है। और दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं निषेचन की प्रक्रिया का स्थान प्रदान करना है ना। दूसरे में दिया गया है कि निषेचन की प्रक्रिया का स्थान प्रदान करना। अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में आमतौर पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है। जो अंडवाहिनी का एम्पुला भाग होता है वहां पर स्पर्म और ओवम का मिलन होता है जिसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन होता है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप
अगला बात देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि तीसरा पॉइंट, निषेचित अंडाणु जाइगोट को गर्भाशय की ओर पहुंचाना। निषेचित अंडाणु जो होता है जाइगोट को गर्भाशय की ओर पहुंचाना। बात करते हैं निषेचन के बाद। क्या निषेचन के बाद बनने वाला जाइगोट जो होता है अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचता है। जो निषेचन के बाद बनने वाला जो जाइगोट होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम का मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट की प्रक्रिया होती है वह अंडवाहिनी के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचता है, जहां वह गर्भधारण के लिए गर्भाशय की दीवार को आरोपित करता है। जो गर्भाशय की दीवार होती है वह उसे आरोपित करने का काम करता है। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट देखेंगे जो कि अंडवाहिनी अंडाणु को गर्भाशय तक या अंडवाहिनी अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य। जैसे आपसे कोई पूछ ले फैलोपियन ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि अंडवाहिनी अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने और निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। अगला टाइप, नेक्स्ट हम टाइप की बात करते हैं गर्भाशय, यूट्रस का यूट्रस। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यूट्रस का काम क्या होता है, जो गर्भाशय होता है वह उनका फंक्शन और कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे गर्भाशय एक जो होता है मांसपेशी, खोखला और नाशपाती आकार का अंग होता है, जो स्त्री जनन तंत्र के प्रमुख भूमिका निभाता है। यह वही स्थान है जहाँ निषेचित अंडाणु जाइगोट का आरोपण, इम्प्लांटेशन होता है और फिर वहीं भ्रूण का विकास होता है। अगर आप यूट्रस की बात करते हैं, गर्भाशय की बात करते हैं, तो गर्भाशय में आप देखेंगे यहाँ पे गर्भाशय जो होता है यह एक मांसपेशी और खोखला और नाशपाती आकार का अंग होता है, जो स्त्री का जनन तंत्र होता है प्रमुख भूमिका निभाता है। यह वही स्थान होता है जहाँ निषेचित अंडाणु, जहाँ जाइगोट निषेचित होता है, आरोपण करके इम्प्लांटेशन होता है और फिर वही भ्रूण का विकास होता है। बात करते हैं गर्भाशय के 3 मुख्य भागों से में बना होता है। क्या गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय 3 मुख्य भागों से बना होता है। पहले टाइप की बात करते हैं फंड्स। पहले भाग की बात करते हैं फंड्स। फंड्स क्या होते हैं? गर्भाशय का ऊपरी गोला भाग, जो गर्भाशय का ऊपरी का गोला भाग होता है उसे बोलते हैं फंड्स। दूसरा हम बात करते हैं बॉडी। बॉडी क्या होता है? यह मध्य भाग जहाँ भ्रूण का विकास होता है। अगर बॉडी जो होता है यह क्या होता है? मध्य भाग जहाँ भ्रूण का विकास होता है। तीसरा हम बात करते हैं गर्भाशय ग्रीवा, जिसे बोलते हैं सर्विक्स। यह निचला संकीर्ण भाग जो योनि मार्ग से जोड़ता है। यह निचला भाग होता है जो कि संकीर्ण भाग जो योनि मार्ग से जोड़ता है। अब हम बात करते हैं इनके मुख्य फंक्शन के बारे में, मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। निषेचित अंडाणु को आश्रय देना और भ्रूण को पोषण व सुरक्षा प्रदान करना है। क्या निषेचित अंडाणु को आश्रय देना और भ्रूण का पोषण व सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो कि भ्रूण को पोषण देती है और उसका संरक्षण करती है, मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके जो और प्रमुख भाग होते हैं, उनके जो प्रमुख कार्य हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। तो इनके प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो मासिक धर्म चक्र, क्या मासिक धर्म चक्र की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें आप देखेंगे तो बताया कह रहा है कि मासिक धर्म चक्र जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का संचालन करता है ना। यह जो इसको मुख्य और कार्य फंक्शन है, यह मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का संचालन करना। यदि निषेचन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम की परत झड़कर रक्त स्राव के रूप में बाहर निकलती है। क्या यदि निषेचन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम की परत झड़कर जो होता है रक्त स्राव के रूप में बाहर निकलती है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को विकसित करना और प्रसव डिलीवरी के समय उसे बाहर निकालना। क्या
गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को विकसित करना और प्रसव डिलीवरी के समय उसे बाहर निकालना। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित होकर भ्रूण को बाहर निकालती है। यह जो है यूट्रस का काम होता है। उनके जो है मुख्य कार्य हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की। तो सबसे पहले उनके पॉइंट समझ लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है कि गर्भाशय स्त्री जनन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो न केवल गर्भधारण की प्रक्रिया को संभव बनाता है बल्कि भ्रूण के संपूर्ण विकास और जन्म तक उसकी रक्षा करता है। अगला हम बात करते हैं गर्भाशय गिरिवा सेर्विक्स। क्या सेर्विक्स? पहले इनके हम डिफिनेशन के बारे में डिफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय ग्रीवा जिसे सेर्विक्स कहा जाता है। जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय को हम सेर्विक्स के नाम से भी जाना जाता है। गर्भाशय का जो निचला संकीर्ण या बेलनाकार भाग होता है, जो गर्भाशय यूट्रस को योनि मार्ग या वजाइना से जोड़ता है, यह एक मजबूत मांसपेशी संरचना होता है। क्या? यह एक मजबूत और मांसपेशी संरचना होती है। इनके हम मुख्य कार्य की बात करते हैं, मेन फंक्शन के, कि मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन अगर आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो योनि और गर्भाशय के बीच एक संरक्षित मार्ग प्रदान करना। क्या? योनि और गर्भाशय के बीच एक संरक्षित मार्ग प्रदान करना। यह न केवल मार्ग बनाता है बल्कि संक्रमण से गर्भाशय की सुरक्षा भी करता है। क्या? योनि जो होता है यह गर्भाशय के बीच एक संरक्षित मार्ग प्रदान करता है। यह न केवल मार्ग बनाता है बल्कि संक्रमण से गर्भाशय की, यह जो होता है, जो आपके संक्रमण या अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं उनसे भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह फायदेमंद होता है, जो कि निभाता है। अगला हम मेन पॉइंट के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान अगर आप देखेंगे तो गर्भावस्था के दौरान जो गर्भाशय को बनाए रखना, गर्भावस्था के दौरान भी गर्भाशय को सुरक्षित बनाए रखना। गर्भावस्था में सर्विक्स बंद रहता है ताकि भ्रूण जो होता है सुरक्षित रूप से गर्भाशय में बना रहे। जो आपका भ्रूण जो फर्टिलाइजेशन होकर भ्रूण का विकास हुआ था वह उस समय गर्भावस्था में सर्विक्स जो होता है बंद हो जाता है ताकि जो भ्रूण है वह सुरक्षित और गर्भाशय में बना रहे। बात करते हैं डिलीवरी के समय जब होता है। डिलीवरी के समय फैलकर यह शिशु जो होता है उसमें क्या, डिलीवरी के समय फैलकर शिशु को बाहर निकालने का मार्ग देना है। जब आपका डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के समय भी यह भी फायदेमंद होता है, जो कि डिलीवरी के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका में योगदान देता है। प्रसव के समय यह जो होता है 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। क्या? प्रसव के समय जो है 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है जिससे शिशु बाहर निकल सकता है। यह एक मसल्स टाइप का होता है जो कि फैलने और सिकुड़ने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं मासिक धर्म चक्र में रक्त को बाहर निकालने का रास्ता देना। क्या? मासिक धर्म जो आपका चलता है, पीरियड चलता है, वह चक्र जो होता है रक्त को बाहर निकालने का रास्ता देना, जो कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन सब में। अब हम बात करते हैं वजाइना के बारे में। वजाइना क्या होता है इनके बारे में बात करते हैं। तो वजाइना अगर योनि मार्ग के बारे में आप देखते हैं, यहाँ पर क्या है, योनि मार्ग जो है, वजाइना जो है एक लचीली पेशी और मस्कुलर और लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर नलिका होती है, लंबी नलिका होती है जो गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स को बाह्य जनन अंग अल्वा से जोड़ती है। इसे ही जन्म मार्ग या बर्थ कैनाल कहा जाता है क्योंकि प्रसव के समय शिशु मार्ग से बाहर आता है ना। इसे ही जन्म मार्ग या बर्थ कैनाल कहा जाता है क्योंकि प्रसव के समय, जन्म से या डिलीवरी के समय जो शिशु होता है इसी मार्ग से बाहर आता है। अगर हम इनके फंक्शन के बारे में देखते हैं तो इनके फंक्शन में आए के देखते हैं कि इनके फंक्शन का क्या कार्य है। फंक्शन की बात करते हैं तो संभोग के दौरान लिंग का प्रवेश मार्ग प्रदान करना। क्या? संभोग के दौरान लिंग का प्रवेश मार्ग प्रदान करना, यह जो होता है वीर्य सेमन को ग्रहण करने का स्थान होता है। मासिक धर्म के दौरान रक्त को शरीर से बाहर निकालने का मार्ग बनाना। प्रसव के समय शिशु को बाहर निकालने का मार्ग, जन्म मार्ग प्रदान करना होता है। संक्रमणों के बचाव के लिए अम्लीय वातावरण बनाए रखना। क्या? संक्रमण से बचाने के लिए यह अम्लीय वातावरण बनाए रखता है।
योनि का पीएच अम्लीय होता है, जिससे यह हानिकारक बैक्टीरिया को सुरक्षित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं योनि अल्वा के बारे में बात करते हैं, जो कि बाह्य जनन अंग है। इनके बारे में हम देखते हैं इनका कार्य क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, जो योनि होता है, योनि या उलवा जो होता है स्त्री जनन तंत्र का वह बाह्य भाग होता है जो योनि मार्ग वजाइना के बाहरी मुख्य को घेरता है। क्या जो बाहरी मुख्य भाग को घेरता है, यह बाहरी जनन अंगों का समूह होता है। क्या यह बाहरी जनन अंगों का समूह होता है जो शरीर के बाहर दिखाई देता है। बात करते हैं योनि उलवा के प्रमुख अंग के बारे में। तो महिला जनन अंगों का बाहरी प्रवेश द्वार। क्या महिला जनन अंगों का बाहरी प्रवेश द्वार। नेक्स्ट बात करते हैं लैबिया मेजर। इनके कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो लैबिया मेजर जो होता है, यह भाग है मोटी बाहरी त्वचा की तह जो योनि के बाहरी हिस्से को सुरक्षित रखती है। और लैबिया माइनर जो होता है, लैबिया माइनर का क्या काम है, यह पतली होता है नाजुक त्वचा की तह जो लैबिया मेजर के अंदर होती है। क्लिटोरिस की बात करते हैं तो संवेदनशील अंग है जो संभोग में आनंद प्रदान करता है। क्या क्लिटोरिस जो है संवेदनशील अंग है जो कि संभोग में आनंद प्रदान करता है। बात करते हैं मूत्र का उद्घाटन या यूरेथ्रल ओपनिंग की। तो मूत्र निकलने का स्थान जो योनि के ऊपर होता है। बात करते हैं योनि का मुख्य वजाइनल ओपनिंग। योनि मार्ग को बाहरी प्रवेश द्वार होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखने की बात करेंगे तो इनके मुख्य कार्य फंक्शन के बारे में अगर आप लोग जानने की कोशिश करेंगे तो फंक्शन क्या है। तो पहला है कि स्त्री जनन जो होता है अंगों की सुरक्षा करना। क्या स्त्री जनन अंगों की सुरक्षा करना। संभोग के समय प्रवेश प्रदान करना। क्या संभोग के समय प्रवेश मार्ग प्रदान करना। मूत्र और जननतंत्र के बाहर निकलने के रास्ते को नियंत्रित करना। क्या मूत्र और जननतंत्र के बाहर निकलने के रास्ते को नियंत्रित करना। संवेदनशीलता और आनंद प्रदान करना। क्या संवेदनशीलता और आनंद प्रदान करना, यह इनका मुख्य कार्य है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आज सबको पसंद आया होगा और यह टॉपिक जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्त्री जनन तंत्र क्या होता है, इनके टाइप कौन कौन से होते हैं, इन्हें हम डिटेल्स में चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूँ सब आपको आसानी से बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी की तैयारी क्लास बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ है। थर्ड में हम बात करेंगे इसके स्तन के बारे में, स्तन ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। तीसरा टॉपिक इस पे आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।